क्योंकि चाइना पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। चाइना पास्ट में भी पीठ में छुरा भोग चुका है। एससीओ समिट में मोदी जी का जाना और बायलैटरल मीटिंग शी जिनपिंग से करना और वहाँ पे पुतिन से भी मुलाकात करना, ये सब चीज़ें कहीं न कहीं एक अलग वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ इशारा कर रही है। 2018 के बाद पहली बार पीएम मोदी चाइना के शी जिनपिंग से मिलने के लिए चाइना पहुँचे हुए हैं। एक्चुअली 31 अगस्त मतलब आज पीएम मोदी एससीओ में भाग लेने के लिए चाइना गए थे। एससीओ मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 9 मेंबर्स हैं, 4 नए बनाए गए थे और 5 पहले से थे। और इसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान भी है। तो बेसिकली इंडिया, रसिया, चाइना, ईरान और पाकिस्तान पहले से थे और 4 मेंबर बाद में बनाए गए। तो ये रीजनल लेवल पे जो ग्लोबल साउथ है, उसको लेकर के यहाँ पे डीलिंग होती है। मतलब रीजनल लेवल पे जो समस्याएँ हैं या जो कोऑपरेशन कर सकते हैं, उसके लिए बनाया गया था। अब पीएम मोदी की जो रिसेंट विजिट है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गई है। एक्चुअली ये मीटिंग ऑफ द डिकेड बोला जा रहा है इसको और इसका कारण भी है। हाल-फिलहाल में इंडिया चाइना के जो रिलेशंस है वो अच्छे नहीं रहे हैं। मतलब पिछले 7 सालों से इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी ज़्यादा टसल चल रहा था, स्पेशली गलवान के बाद। गलवान जो 2020 में हुआ, उसमें दोनों तरफ के कुछ आर्मी वाले मारे गए। दोनों तरफ से एक छोटी-मोटी झड़प हुई थी, जिसमें कई सारे लोग का डेथ हो गया था और ये दोनों साइड से हुआ था। इसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ के बीच में मनमुटाव पैदा हो गया था और ये बॉर्डर टेंशन को लेकर के हुआ था। मतलब चाइना कहीं न कहीं अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के तहत हर कंट्री के साथ ये बताता रहता है कि उस कंट्री का कुछ हिस्सा चाइना का है। जैसे चाइना ने तिब्बत पे कब्ज़ा कर रखा है, इधर चाइना इंडिया का कुछ हिस्सा लेने के फिराक में लगा रहता है, जिससे कि चाइना बताता रहता है कि इंडिया का कभी अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा, तो कभी लद्दाख का कुछ हिस्सा, उसको चाइना अपना दिखाने में लगा रहता है। उसी तरह से चाइना ताइवान के साथ उधर करता रहता है। मतलब बेसिकली चाइना हर तरफ, इनफैक्ट चाइना रसिया के साइड में भी कुछ न कुछ रसिया के एरिया को अपना एरिया बताता रहता है। चाइना एक ग्रेटर चाइना में बिलीव करता है, बृहत चाइना में बिलीव करता है, जिसके तहत चाइना दूसरों की ज़मीन को, दूसरे कंट्रीज़ के एरियाज़ को अपना दिखाने में मशगूल रहता है। इस वजह से चाइना का अपने किसी भी नेबर के साथ नहीं बनता, रसिया को छोड़ कर के। और उसका वजह ये है कि चाइना की आइडियोलॉजी काफ़ी हद तक रसिया के आइडियोलॉजी से मैच करती है। अदरवाइज़ रसिया के साथ भी इसका वैसे ही टेंशन चलता है जैसे बाकी कंट्रीज़ के साथ है। इसी क्रम में भारत और चाइना के बीच के जो रिश्ते थे, वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके थे 2020 के बाद से। रिश्ते इस कदर बिगड़ गए कि इंडिया चाइना जो बहुत बड़े एक दूसरे के ट्रेडिंग पार्टनर हैं, एक्चुअली 100 प्लस बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है इंडिया चाइना के बीच में। मतलब आज के टाइम में ये ट्रेड लगभग 135-136 बिलियन डॉलर तक का चला गया है और ये हेविली स्क्रूड है, हेविली वन साइडेड है। मतलब चाइना ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, इंडिया बहुत ही मिनिमल एक्सपोर्ट करता है। चाइना 100 प्लस बिलियन डॉलर इंडिया को एक्सपोर्ट करता है, जबकि इंडिया सिर्फ 15-20 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। मतलब अगर गैप देखेंगे तो लगभग 90-100 बिलियन डॉलर का गैप है इंडिया और चाइना के बीच में। मतलब चाइना 100 बिलियन डॉलर के करीब ज़्यादा सामान इंडिया को बेचता है उसके कंपैरिजन में, जितना इंडिया चाइना को बेचता है। तो बेसिकली ऐसा बोला जा सकता है इसको कि ये जो ट्रेड है इंडिया चाइना का, वो चाइना के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है और इंडिया के लिए भी बेनिफिशियल है, बट रिलेटिवली कम बेनिफिशियल है। ट्रेड में भी कुछ हद तक अंकुश लग गया था 2020 के बाद, जब गलवान की घटना घटी, तो उसके बाद दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक तरह का कोल्ड वॉर टाइप का सिचुएशन बनते-बनते रह गया था, जिसमें चाइना ने कई सारे आइटम्स इंडिया में बेचने से मना कर दिया। रेयर रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो गए और कुछ फर्टिलाइजर्स वगैरह हो गए। मतलब चाइना कुछ आइटम्स को इंडिया में बेचने से बैन कर दिया था। इंडिया ने भी इसी तरह के रिटेलिएटरी मेजर्स लिए थे और चाइना पे कुछ कंडीशंस लगा दिए थे। जैसे इंडिया ने चाइना के 60-70 ऐप्स को बैन कर दिया था, जिसमें टिकटॉक वगैरह को बैन करना बहुत फेमस था। इसी तरह से दोनों कंट्रीज एक दूसरे को इनडायरेक्टली और कभी-कभी डायरेक्टली हर्ट करते रहते थे। नॉट डायरेक्ट वार में, नॉर्मल चीज़ों में, ट्रेड में या दूसरी चीज़ों में, और दोनों हर्ट हो रहे थे। ऐसा हुआ कि साल 2 साल बाद चाइना और इंडिया दोनों को फ़ील होने लगा कि एक दूसरे के थोड़ा करीब आने चाहिए, एक दूसरे से ट्रेड वगैरह नॉर्मल करना चाहिए। ये दोनों कंट्रीज़ के हित में था। लेकिन गलवान के बाद से सिचुएशन ऐसा हो गया था कि कोई भी कंट्री आगे जाकर के अगुवा करके दूसरे को कॉन्टैक्ट नहीं करना चाह रहा था। रिश्ते सामान्य नहीं थे इंडिया चाइना के बीच में और इस तरह से 4 साल 5 साल बीतते चले गए। दोनों में से कोई भी आगे जाकर के झुकना नहीं चाह रहा था। दोनों कंट्रीज़ कहीं न कहीं चाह रहे थे कि एक दूसरे के साथ आकर के आगे बढ़ें।
चाइना भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और हर मामले में लगभग नंबर 2 है, सेकंड इन कमांड बन गया है दुनिया में। अमेरिका के बाद हर मामले में चाइना ही लीड कर रहा है। कई सारे मामले में तो अमेरिका से भी आगे निकला हुआ है, जैसे कि प्रोडक्शन वगैरह में, मैन्युफैक्चरिंग में। उसी तरह से इंडिया भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो ये दोनों के हित में था कि एक-दूसरे से मिल करके, कोऑपरेट करके आगे बढ़ते। बट मनमुटाव की वजह से गलवान वाला जो इंसिडेंट हुआ था, उसकी वजह से दोनों एक-दूसरे के करीब आने से कतराते थे। इनको कोई बहुत बड़ा पुश चाहिए था, कोई बहुत बड़ा असंतुलित बल चाहिए था, जो इनको एक-दूसरे की तरफ धक्का दे सके। तब जाकर के दोनों बात कर पाते। एनीवे, समय बदला। कुछ समय बाद यूएस में प्रेसिडेंसी चेंज हुआ, ट्रम्प आए। ट्रम्प आए तो अलग ही ऊँट पे सवार होकर के। ट्रम्प आए राष्ट्रवाद पे सवार होकर के। पूरी दुनिया में लोगों को एक राहत मिली। कम्युनिस्टों से लोग परेशान हो चुके थे, वामपंथियों से तंग आ चुके थे। तो ट्रम्प इनको पेलते हुए प्रेसिडेंट बने। वामपंथियों को गालियाँ देते हुए, ट्रम्प ये चिल्ला-चिल्ला के बोलते हुए आए कि वो आएँगे तो लेफ्टिस्टों को बर्बाद कर देंगे, वामपंथियों को हाशिए पे ढकेल देंगे, क्योंकि वामपंथी लोगों ने समाज को ख़त्म कर रखा है। राष्ट्रवादियों को थोड़ी राहत मिली और जैसा कि ट्रम्प ने बोला था, उस तरह से उन्होंने करना भी शुरू कर दिया प्रेसिडेंट बनते ही। बट ये चीज़ें कुछ दिन ही चली। थोड़े समय के बाद अचानक से ट्रम्प बदल गए। अचानक से इंडिया-पाकिस्तान के बीच में झड़प होती है, जिसमें पाकिस्तान कायराना हमला करवाता है पहलगाम में, जिसमें 20, 25, 30 हिंदू मारे जाते हैं। उसके बाद पीएम मोदी बदला लेने के लिए रिटेलिएटरी मेजर्स करते हैं और पाकिस्तान पे अटैक करके जो रिस्पॉन्सिबल लोग थे, उनको ख़त्म कर देते हैं ऑपरेशन सिंदूर के अंडर में। बट यहाँ से शुरू होता है ट्रम्प का ड्रामा। ट्रम्प जब मोदी जी G7 में पार्टिसिपेट करने के लिए कनाडा जाते हैं, तो ट्रम्प भी वहाँ पहुँचता है और वहाँ से ट्रम्प जल्दी-जल्दी भाग जाता है जानबूझ करके मोदी जी को फँसाने के लिए। ट्रम्प जल्दी से वापस चला जाता है, ये बोल करके कि इज़राइल ईरान के बीच में लड़ाई चल रही है, मेरे को ईरान पे बॉम्ब गिराने हैं। मतलब इस तरह का ओपिनियन जनरेट करता है मीडिया में कि मुझे तो वहाँ पे ईरान को हैंडल करना है, इसलिए मुझे जल्दी-जल्दी वाशिंगटन जाना है। और ट्रम्प जल्दी से कनाडा से वापस चले जाते हैं। वापस जाते ही ट्रम्प मोदी जी को फ़ोन लगा देते हैं और मोदी जी को बोलते हैं कि आप वाशिंगटन आ जाओ। इधर मोदी जी को पता चल चुका होता है कि ट्रम्प ने मुल्ला मुनीर को भी बुला रखा है पाकिस्तान से, जो कि एक फील्ड मार्शल है। अब मोदी जी जिस तरह की पर्सनालिटी है, जिस तरह के लीडर है, ये किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष से ही मिलेंगे। ये किसी उल्ला मुल्ला मुनीर या फिर कोई 2 कौड़ी का जो सेनाध्यक्ष होगा, उससे थोड़ी ना मिलते चलेंगे। ट्रम्प चाहता था कि मोदी जी मुल्ला मुनीर से मिले, जो जस्ट एक फील्ड मार्शल था पाकिस्तान का। मोदी जी को पता चल जाता है कि ट्रम्प ऐसा करने वाले हैं। ट्रम्प बहाना देता है कि मैं तो जल्दी-जल्दी इसलिए वाशिंगटन आ गया कनाडा से, क्योंकि मुझे ईरान को डील करना था। जबकि सच्चाई ये थी कि वो मोदी जी को फँसाने के लिए जल्दी-जल्दी वापस गया था, ताकि ये जाकर के फिर मोदी जी को बहाना दे सके कि अब आप कनाडा आ ही गए हो, तो वाशिंगटन होते हुए चले जाओ, बगल में ही है। और ऐसा करके वो मोदी जी को बुलाता और फिर मुल्ला मुनीर के साथ बैठा देता बगल वाली कुर्सी पे। फिर दोनों को हाथ मिलवाता, जैसे वो बाकी कंट्रीज़ के साथ किया है व्हाइट हाउस में। और उसके बाद फिर ट्रम्प ये चिल्ला देता झूठ बोलते हुए कि देखो मैंने ही सीज़ फायर कराया था, जिसे इंडिया बार-बार मना कर चुका था। इंडिया एक बार नहीं, बार-बार बोल चुका है कि कोई थर्ड पार्टी ऑपरेशन सिंदूर वाला सीज़ फायर नहीं करवाया है। ऑपरेशन सिंदूर का सीज़ फायर पाकिस्तान के डीजीएमओ के गिड़गिड़ाने पे किया गया है और ट्रम्प यही चीज़ प्रूव करने में लगा हुआ था। मोदी जी को बुलाता है, एक झूठा-सा वो करवा देता फोटो सेशन, जिसमें मुल्ला मुनीर के साथ बैठा करके, और उसके बाद वो प्रूव कर देता कि चिल्ला-चिल्ला के कि मैंने ही करवाया है। मोदी जी उसकी इस हरकत को पहले ही भाँप लिए थे। कैसे भाँप लिए थे, मैं इसका एग्ज़ाम्पल दूँगा। साल के स्टार्ट में जब ट्रम्प प्रेसिडेंट बना, तब मोदी जी को यूएस बुलाया गया था। वहाँ पे मोदी जी को बुला करके ट्रम्प ने जो हरकत की, वो बहुत ही ओछी हरकत थी, निम्न हरकत किया ट्रम्प ने। ट्रम्प प्रेसिडेंट है, बट ऐसा लगता है जैसे वो कोई बिज़नेस धंधे वाला है। ट्रम्प ने क्या किया है, अपना एक सोशल मीडिया बना रखा है। जैसे मैंने बना रखा है, जैसे बहुत सारे लोगों ने बना रखा है। सोशल मीडिया कोई भी अब क्रिएट कर सकता है। मैंने भी किया है, बहुत लोगों ने किया है, ट्रम्प ने भी किया है। ट्रम्प ने एक सोशल मीडिया बनाया है, ट्विटर की के जैसा एक सोशल मीडिया बनाया है, कुछ ट्रूथ नाम दिया है और उसको वो चलाता है। अब ट्रम्प को था कि जब ट्रम्प रिटायर हो जाएगा, उसका इस तरह से प्लानिंग है, तो तब तक अगर उसका सोशल मीडिया ट्विटर की तरह चल जाता है, तो ट्रम्प 50-100 बिलियन डॉलर का मालिक बन जाएगा, जो अभी जस्ट कुछ बिलियन डॉलर का वो मालिक है। ये ट्रम्प का कोर आइडिया था। अब बात ये है कि कोई भी सोशल मीडिया जस्ट बना लेने से तो चलेगा नहीं। तो ट्रम्प ने कुछ इस तरह से दिमाग लगाया कि अगर दुनिया के बड़े-बड़े नेता को, सारे राष्ट्राध्यक्षों को बुला-बुला करके अगर अपने सोशल मीडिया पे रजिस्टर करा के
और सोशल मीडिया पे ट्वीट करवाए, जैसे ट्विटर पे ट्वीट करते हैं। तो उसके जो फॉलोवर्स वगैरह होंगे काफ़ी बढ़ने लग जाएँगे, काफ़ी लोग उसको यूज़ करने लग जाएँगे। यही चाल उसने मोदी जी पे चला था। जब मोदी जी यूएस गए थे, तो ट्रंप ने उनको अपने सोशल मीडिया जो उसने बनाया, उस पे रजिस्टर करवाया और रजिस्टर करवा के मोदी जी से उस पे ट्वीट करवाया है। अब यहाँ पे मैं श्योर हूँ कि ये चीज़ें उसने ज़बरदस्ती मोदी जी से, ज़बरदस्ती मतलब रिक्वेस्ट करके या इंसिस्ट करके करवाया होगा। क्योंकि मोदी जी उस तरह के हैं नहीं कि तुम कुछ भी बना लोगे, वहाँ जाकर के बैठ कर के ट्वीट-ट्वीट खेलने लगेंगे। तो ऐसा जब ट्रंप ने मोदी जी से करवाया था, तो मोदी जी तो समझ गए थे कि ट्रंप बैठा करके मनमानी करवाएगा। मतलब कुछ भी बोल देगा, जैसे बोला होगा कि मैंने सोशल मीडिया बनाया, आप इस पे जाकर के ट्वीट वगैरह कर दीजिए, पिछली बार। इस बार बोलता है कि मुनीर आया हुआ है, हाथ-वाथ मिला लीजिए, ऐसे-वैसे करके। मोदी जी उसकी इन हरकतों को भाग चुके थे। इसीलिए जब ट्रंप झूठ बोल के इनको बुला रहा था कि कनाडा आ गए हैं तो वाशिंगटन भी आ जाइए, ये सारा का सारा झूठ था। मोदी जी को फँसाने की साजिश थी। फँसाने से मेरा मतलब है उनको बुला के मुल्ले मुनीर के साथ बैठाने की साजिश थी, ताकि ट्रंप क्रेडिट ले सके। तो मोदी जी ने भी वैसी ही चाल चली और मोदी जी ने उनको प्लेन शब्दों में ट्रंप को समझा दिया कि सावन का महीना शुरू हो रहा है कल से या परसों से, तो मुझे भई इंडिया जाना पड़ेगा और उससे रिलेटेड लोगों से मिलना पड़ेगा वगैरह-वगैरह, ऐसे इन्होंने भी बहाने दे दिए। इस तरह से ट्रंप की चाल वहाँ पे अधूरी रह गई। 30 मिनट मिनट तक ट्रंप ने मोदी जी से बात किया था और उस 30 मिनट में ऐसा बोला जा रहा है कि कम से कम 10 बार ट्रंप ने मोदी जी के सामने में फ़ोन पे बोला था। जब वो मोदी जी को कॉल किया था वाशिंगटन बुलाने के लिए, तो कम से कम 10 बार उसने बोला है कि मुल्ला मुनीर ने तो मेरे को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया है। वो बार-बार इसलिए बोल रहा था मोदी जी को, ताकि मोदी जी भी उसको नॉमिनेट करे नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। बट मोदी जी इस बार सावधान थे, पहले से भाप चुके थे। इन्होंने उसको नॉमिनेट ना सिर्फ नॉमिनेट नहीं किया, बल्कि एक बार भी उस पे फ़ोन पे नहीं बोला कि मैं भी नॉमिनेट करूँगा तुम्हें। ट्रंप ये सबसे चिढ़ करके इन चीज़ों को उसने पर्सनली ले लिया। ऑफ कोर्स अमेरिका का पॉलिसी शुरू से ऐसे ही रहा है, कोई भी कंट्री जो सर उठाता है, अमेरिका उसको कुचल देता है। आप एग्ज़ाम्पल उठा लो इतिहास में, पचासों एग्ज़ाम्पल है। अगर छोटा-मोटा 2-3 मैं रिसेंट एग्ज़ाम्पल्स भी दूँ या जो फेमस एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे कि क्यूबा। क्यूबा ने हल्का-सा सर उठाया, अमेरिका ने उसको कुचल दिया। रसिया का तो एग्ज़ाम्पल देना ही बेकार है, क्योंकि रसिया के बारे में सभी को पता है। यूएसएसआर जस्ट अकेले रह करके कुछ करना चाहता था। अमेरिका ने तब तक यूएसएसआर को अमेरिका तोड़ता रहा, फैलता रहा, जब तक यूएसएसआर टूट नहीं गया 15 हिस्सों में। जब 1990-91 तक आते थे, यूएसएसआर पूरा टूट के बर्बाद हो गया, तब अमेरिका यूएसएसआर को रगड़ना छोड़ा। इनफैक्ट अभी भी रगड़ते रहता है रसिया को। मतलब अमेरिका कोई भी कंट्री जो अमेरिका के सामने में सर उठाएगा, उसको तबाह कर देता है। क्यूबा हो गया, अर्जेंटीना हो गया, यूएसएसआर हो गया। रिसेंट में देखा जाए तो अभी इराक, इराक का सद्दाम हुसैन, जस्ट उसने सद्दाम हुसैन ने डिसीजन लिया था कि वो डॉलर में तेल नहीं बेचेगा, इराक का तेल। वो तेल बेचने लग गया था रूबल में, रुपीज़ में। मतलब सद्दाम हुसैन लोकल करेंसीज़ में डील कर रहा था। जिसके साथ डील कर रहा था, जिस कंट्री के साथ, उसके साथ डायरेक्ट उसी करेंसी में तेल बेचने लग गया था। जैसे अगर वो भारत को बेच रहा है, तो भारत को रुपीज़ में बेचेगा। इससे अमेरिका बौखलाया। अमेरिका को लगा कि ये तो पेट्रो डॉलर को चुनौती दे रहा है। आज न कल ये तो डॉलर को खत्म कर देगा, सेंट्रल करेंसी दुनिया का नहीं बनने देगा, नहीं रहने देगा। बस अमेरिका ने सद्दाम पे अटैक करके एक झूठा बहाना लाया डब्ल्यूएमडी का। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इराक के पास, ऐसा हौवा बनाया। उस टाइम तो सोशल मीडिया आई नहीं थी। इन्होंने एमएसएन को कंट्रोल कर रखा था, मेन स्ट्रीम मीडिया को। मीडिया के थ्रू पहले हौवा बनाया कि इराक के पास तो बहुत ज़्यादा डब्ल्यूएमडी है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। फिर अटैक करके पूरा इराक बर्बाद कर दिया। आज इराक की हालत एक बहुत ही ज़्यादा गरीब देश की तरह है, जबकि इराक सबसे रिच कंट्री में माना जाता था सारे अरेबियन कंट्रीज़ में। उसी तरह से उसने लीबिया के साथ किया। लीबिया अफ्रीका में जस्ट अमेरिका के चंगुल से मुक्त होना चाह रहा था। अपनी करेंसी को बढ़ावा देना चाह रहा था, लोकल करेंसीज़ को बढ़ावा देना चाह रहा था। बस अमेरिका ने लीबिया को हमेशा-हमेशा के लिए खत्म करवा दिया। अमेरिका का जो डीप स्टेट है, वहाँ पे दंगे करवाए, वहाँ पे तख्ता-पलट करवाए, लीबिया खत्म हो गया। सेम अमेरिका ने सीरिया में किया। जो सीरिया का डिक्टेटर असद था, असद को भी अमेरिका ने बर्बाद कर दिया। फाइनली अमेरिका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया सीरिया में 2-4-10 साल बाद। लेकिन अमेरिका को कुछ बिगाड़ना भी नहीं है, अमेरिका को सिर्फ तबाह करना है कंट्रीज़ को। जो भी सर उठाएगा उसको तबाह कर देगा। तो वही अमेरिका अभी इंडिया में चाल चल रहा है। कभी अपोजिशन पार्टीज़ को फंडिंग करके, तो कभी उनको सपोर्ट करके मोरली, पैसे से, हर मामले में, और आंदोलन करवाने में लगा हुआ है। जैसे अभी बांग्लादेश में करवाया। चुनी हुई सरकार को हटा करके अपना पपेट यूनुस को लाके बैठा दिया है। सेम चीज़ इंडिया सोचता है, सेम चीज़ इंडिया नहीं, अमेरिका सोचता है इंडिया में करवाने का।
बट अमेरिका भूल जाता है कि इंडिया और इन कंट्रीज में बहुत फ़र्क है। जिस तरह का कल्चर और जिस तरह का एरिया इन कंट्रीज़ में जहाँ अमेरिका ये सब करता है, जहाँ होता है, इंडिया में उससे बहुत ज़्यादा वास्ट है हर मामले में। यहाँ पे कम से कम पचासों कल्चर हैं जो एक साथ एग्ज़िस्ट करते हैं। इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंडिया में एरिया बहुत ज़्यादा है और जिस तरह के आंदोलन दूसरे कंट्रीज़ में अमेरिका खड़ा करता रहता है, वैसे आंदोलन तो यहाँ शाहीन बाग से बाहर भी नहीं निकल पाते। दिल्ली के रामलीला मैदान में ही वो दब के रह जाते हैं। मतलब वो बड़े-बड़े जो सुनामीज़ तैयार करके अमेरिका दूसरे कंट्रीज़ में तख्ता-पलट करता आ रहा है, वो सब सुनामी इंडिया में छोटा-सा रिपल भी क्रिएट नहीं कर पाते। इस वजह से इंडिया में उसकी दाल फिलहाल गलती हुई नज़र नहीं आ रही है और जिस तरह के रिपोर्ट्स थोड़े बहुत बाहर आ रहे हैं, उससे ऐसा बताया जा रहा है कि अगर अमेरिका साल भर इंडिया में रेजिम चेंज नहीं करवा पाया, तो हो सकता है मरवाने-वरवाने का भी सोच ले मोदी जी को। तो इस तरह की चीज़ें मतलब ये फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है यूएसए का, ट्रंप का। तो ये सब कारण था अमेरिका के चिढ़ने का। क्यों अमेरिका मोदी जी से या भारत से चिढ़ा हुआ था? इरिटेटेड ट्रंप क्योंकि मोदी जी ने पर्सनली ट्रंप को नॉमिनेट नहीं किया नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। ट्रंप के जो एसेट्स थे, न्यूक्लियर वॉरहेड वगैरह थे जिसके बारे में बोला जा रहा है कि इंडिया ने उड़ा दिया पाकिस्तान में, नूर खान एयरबेस ने। तो ये सब चीज़ों से अमेरिका बुरी तरह से चिढ़ गया और अमेरिका को हमेशा लगता था कि चाइना टक्कर दे रहा है अमेरिका को। अचानक से अमेरिका को लगने लग गया अभी चाइना को हटाओ, इंडिया टक्कर देने आ गया है। अमेरिका कभी नहीं चाहता कि उसको कोई रिप्लेस करे, कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा कि उसको नंबर 1 कंट्री से कोई हटा दे। तो अमेरिका को जब अपने पोजीशन पे खतरा महसूस हुआ और ट्रंप को पर्सनल खतरा भी मोदी जी से महसूस होने लग गया जब मोदी जी ने उसकी एक भी बात नहीं मानी तो, बस इसी को लेकर के ट्रंप ने टैरिफ वाला गेम खेलना शुरू कर दिया, जिसमें अपना बड़बोलापन दिखाते हुए कभी कुछ भी वैसे तो उसने सारी कंट्रीज़ पे टैरिफ लगा रखे हैं उल्टा-सीधा। इंडिया के साथ उसने क्योंकि इंडिया ट्रंप के साथ किसी तरह का कोई गेम नहीं खेला था, ट्रंप ने एक बहाना ढूँढा कि इंडिया रसिया से तेल क्यों खरीद रहा है? जिसका जवाब मैं कई बार दे चुका हूँ कि इंडिया तो रसिया से 2-3 साल से तेल खरीद रहा है, भर-भर करके। पहले तो ट्रंप कुछ नहीं बोलता था, पहले तो अमेरिका कुछ नहीं बोलता था, अचानक से अभी 2 महीने से उसको दिक्कत क्यों होनी शुरू हो गई? क्योंकि उसको बहाना चाहिए होता है। जैसे इराक को बर्बाद करना था तो बहाना दिया कि वो WMD, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। सीरिया को बर्बाद करना था तो बहाना दिया कि सीरिया में डिक्टेटरशिप है। भाई यहाँ पे पचासों कंट्रीज़ में डिक्टेटरशिप है। तुम सऊदी अरेबिया के साथ डील करते हो, सऊदी अरेबिया में डिक्टेटरशिप है। वहाँ क्यों नहीं तुम तख्ता-पलट करवाते? क्योंकि सऊदी अरेबिया तुम्हारी गोद में बैठा हुआ है। तुम यूएई से डील करते हो, यूएई में भी तो डिक्टेटरशिप है, वहाँ क्यों नहीं करवाते? नहीं, तुम्हें सीरिया में करवाना है, क्योंकि असद तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दिया था। वैसे ही वैसे ही ट्रंप ने इंडिया के साथ किया। वो इंडिया पे कंडीशंस लगाना, टैरिफ लगाना, सैंक्शंस लगाना शुरू कर दिया बहाने दे करके। जबकि रीज़न कुछ और था। रीज़न था कि उसे नुकसान हुआ था पाकिस्तान में। रीज़न था कि मोदी जी ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया था। रीज़न था कि इंडिया प्रोग्रेस करते हुए इस लेवल पे आ गया है जहाँ से अमेरिका को अपना पोज़ीशन खतरे में दिखाई देने लग गया है। तो बहाना दिया रशियन ऑयल का कि इंडिया रसिया से बहुत ऑयल खरीद रहा है और उसके बाद इंडिया पे टैरिफ जड़ दिए। 25 से 50% के टैरिफ जड़ दिए, बिना सोचे-समझे। टैरिफ जड़ने से क्या हुआ कि अमेरिका में चीज़ें महँगी होने लगी। बहुत सारे कंटेनर्स अमेरिका ने वापस कर दिए, शिप्स वगैरह जो इंडिया और बाकी कंट्रीज से जा रहे थे। इससे क्या हुआ कि इंडिया वगैरह ने अपने शिप्स भेजनी ही बंद कर दिए अमेरिका में। यहाँ से सामान पार्सल करना बंद कर दिया। उसकी वजह से अमेरिका में आइटम्स बहुत महँगे होने शुरू हो गए और अमेरिका के जो लोकल लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, उनको बहुत भारी समस्याओं का सामना करना पड़ गया और अभी भी करना पड़ रहा है। परेशानी अमेरिकन लोगों को हो रही है ट्रंप की इन हरकतों की वजह से। एनीवे, इंडिया को कुछ तो नुकसान हुआ। उतना नुकसान नहीं हो रहा है जितना ट्रंप और अमेरिका के लोगों को हो रहा है। लेकिन इंडिया को भी नुकसान तो होना ही है क्योंकि इंडिया काफ़ी ज़्यादा आइटम्स अमेरिका को बेचता था। लगभग $60 बिलियन का ट्रेड प्रभावित हुआ है इंडिया अमेरिका के बीच में, ट्रंप के टैरिफ की वजह से। तो इंडिया ने दूसरे पार्टनर्स तलाशने शुरू किए। ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड डील किया। ऐसे अलग-अलग कंट्रीज़ के साथ, जापान के साथ जल्दी-जल्दी में भी किया गया। बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ इंडिया ने ट्रेड डील्स जल्दी-जल्दी किए जो कुछ समय बाद भी कर सकता था अगर ऐसा नहीं होता तो। ट्रंप की वजह से चीज़ें फ़ास्ट हो गई। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा एडवांटेज इंडिया को मिला, वो हुआ कि इंडिया चाइना नज़दीक आ गए। जैसे ही ट्रंप ने इंडिया पे टैरिफ लगाया, बस चाइना को रास्ता मिल गया। चाइना बहुत समय से इंडिया भी चाह रहा था चाइना के साथ रिलेशन अच्छा करना, लेकिन उतना डेस्परेट इंडिया नहीं था जितना चाइना था। जैसे ही ट्रंप ने इंडिया पे टैरिफ लगाया, चाइना का ग्लोबल टाइम्स ने ट्रंप को सुनाना शुरू कर दिया उल्टा-सीधा। चाइना जो है वो खुद भी ट्रंप के अगेंस्ट ओपनली बोलना शुरू कर दिया। इंडिया का डायरेक्ट पक्ष लेने लग गया चाइना, कि इंडिया के साथ गलत कर रहा है, दिस दैट। इस तरह करके चाइना एक तरह से इंडिया के कंधे पे हाथ रख दिया कि हम तुम्हारे सपोर्ट में। अब अंधा क्या चाहे दो आँखें वाली बात होती है। इंडिया को भी थोड़ी मदद की ज़रूरत थी।
और चाइना जो कि हमारा एक पावरफुल नेबर है, जब वो ओपनली साथ में आ गया, तो थोड़े एप्रीहेंशंस के साथ ज़रूर, लेकिन जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी चाइना के साथ डील करना शुरू कर दिया। उसी टाइप एससीओ समिट का डेट आया हुआ था। मोदी जी ने झट से शी जिनपिंग के इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया और चाइना पहुँच गए 15-20 दिन बाद। चाइना पहुँच गए, चाइना में बायलैटरल मीटिंग कर ली शी जिनपिंग के साथ। बायलैटरल मीटिंग में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई। शी जिनपिंग जो है, उन्होंने झट से ये बोल दिया कि इंडिया जिसको एलिफेंट बोला जाता है और चाइना जिसको ड्रैगन बोला जाता है, कि एलिफेंट और ड्रैगन साथ-साथ काम कर सकते हैं और करना चाहिए। मतलब शी जिनपिंग का कहना है कि भारत और चाइना को क्लोज आना चाहिए और साथ में मिल करके आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि शी जिनपिंग भी देख रहे हैं कि इंडिया भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है पिछले कुछ सालों में। पहले वो लोग इंडिया को लाइटली लेते थे, बट अब सीरियसली लेना शुरू कर दिए हैं मोदी की लीडरशिप में। और इंडिया को तो पता ही है कि चाइना तो बहुत अच्छा पहले से कर ही रहा है। तो अब शी जिनपिंग भी अच्छी भाषा बोल रहे हैं इंडिया के लिए, कि एलिफेंट और ड्रैगन को साथ मिल के काम करना चाहिए, साथ मिल के आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं, हम लोग राइवल्स नहीं हैं। इस तरह की बातें शी जिनपिंग ने बोलना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में मोदी जी भी जो इस तरह की बातें बोलते रहते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, वहाँ भी मोदी जी ने बोला कि सबका सम्मान होना चाहिए, सबकी बातों की वैल्यू होना चाहिए। ऐसे करके मोदी जी ने थोड़ा डिप्लोमेटिक बातें उनसे की। फिर इनकी अलग-अलग टॉपिक पे बातचीत हुई, जैसे इनका बॉर्डर डिसएंगेजमेंट पे भी बात हुई, जिसमें डिस्कशन चला तो आने वाले समय में बॉर्डर पे टेंशन को भी अब कम किया जाएगा। चाइना और इंडिया के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद कर दिए गए थे गलवान इंसिडेंट के बाद, वो भी ओपन कर दिए गए हैं। अब दिल्ली से बीजिंग और मुंबई से शंघाई की फ्लाइट्स डायरेक्ट जाएगी। तो ये सब बेनिफिट्स हुए हैं मोदी और शी जिनपिंग के मीटिंग से। मानसरोवर, जो हिंदुओं का एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र तीर्थ स्थल है, वहाँ पे हिंदुओं की एंट्री बैन कर दिया था चाइना में, वीज़ा देना बंद कर दिया था, वो ओपन कर दिया गया है। उसी तरह से मतलब इस तरह के ढेर सारे जो डिस्कशंस थे, जो अलग-अलग एरियाज़ थे, उसको लेकर के मोदी जी और शी जिनपिंग के बीच में और इनकी टीमों के बीच में बायलैटरल मीटिंग्स भी हुई है, जिसमें चीज़ों को ईज़ करने का, टेंशन को कम करने का डिस्कशन हुआ है और उसपे एग्रीमेंट भी हुआ है। इसके अलावा चाइना ने भी ब्लॉक कर दिया था। चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं, जिसका 70% उत्पादन सिर्फ चाइना करता है, या 70% जो सप्लाई चेन है वो चाइना अकेले कंट्रोल करता है, वो चाइना ने इंडिया को देने से मना कर दिया था, ये सब घटना होने के बाद। तो चाइना ने वो भी ओपन कर दिया। अब इंडिया को फर्टिलाइजर्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और जो सुरंग वगैरह बनाते हैं उसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सब चाइना ने जो इंडिया को पहले बैन कर दिया था बेचने से, अब ओपन कर दिया है। इंडिया ने भी जैसे चाइना के 70-80 ऐप्स बैन कर दिया, कि 60-70 ऐप्स बैन कर दिए थे उस टाइम में, जिसमें टिकटॉक भी फेमस था। हो सकता है इंडिया वो सब भी ओपन करेगा आने वाले समय में। मतलब ट्रंप ने जो बुलिंग किया, ट्रंप ने जो टैरिफ बढ़ाया बुरी तरह से, जिसमें इंडिया और चाइना दोनों को रगड़े। चाइना पे भी ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया था भारी। जब चाइना ने बहुत बुरी तरह से रिस्पॉन्स दिया, मतलब ट्रंप को चाइना ने भी उतना ही रगड़ा। तब जाकर के मतलब चाइना ने रेसिप्रोकेट किया ट्रंप को, तब ट्रंप ने चाइना वाले टैरिफ को ये बोल के टाल दिया, क्योंकि ट्रंप में दम तो था नहीं लगाने का। जब चाइना अड़ गया तो ट्रंप पीछे हट गया, ये बोल करके कि अब 90 दिन बाद देखेंगे हम चाइना के साथ टैरिफ वाले डील को। मतलब अभी जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। जब ट्रंप बोला कि चाइना पे टैरिफ लगा देंगे इतना उतना, चाइना बोला तुम लगाओ हम भी डबल लगाएंगे। तो थोड़ा बहस के बाद ट्रंप पीछे हट गया, ये बोल के कि 90 दिन बाद तुमसे हम बात करेंगे। बेसिकली ट्रंप में दम नहीं था कि चाइना के साथ टैरिफ वार में जा सके। इंडिया के साथ जो हुआ उसके बाद अभी हम ये घटना पूरा समझ चुके हैं कि जब इंडिया के साथ उसने ऐसा किया तो चाइना को रास्ता मिल गया और इंडिया चाइना क्लोज आ गए, और आज 31 को इंडिया चाइना के बीच में ढेर सारे पॉइंट्स पे जो कंटेंशियस इश्यूज थे उस पे भी, और जो नॉर्मल इश्यूज एक दूसरे के साथ बैन हो गए थे ट्रेड वगैरह कई सारी चीजों में, उस पे भी बातचीत हुई है और लगभग एग्रीमेंट बन चुका है मैक्सिमम पॉइंट्स पे। इसके अलावा एक बात और इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि जो इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड है उसमें चाइना को ज़्यादा बेनिफिट होता है, तो चाइना ज़्यादा इंटरेस्टेड था इंडिया के साथ दोबारा से ट्रेड बहाल करने में, नॉर्मल ट्रेड। और कुछ एग्जांपल्स भी आप समझ सकते हो, जैसे कि इंडिया चाइना से बहुत ज़्यादा पटाखे खरीदता था। जब दोनों के बीच में गलवान वाली इंसिडेंट हुई तो इंडिया ने पटाखे खरीदने कम कर दिए थे, कम क्या नेग्लिजिबल कर दिए थे। इंडिया मूर्तियाँ खरीदता था चाइना से, जैसे गणेश जी की मूर्ति हो गई, सरस्वती जी की मूर्ति है, ये सब चाइना से इम्पोर्ट करवाया जाता था। वो सब खरीदने बंद कर दिए थे भारतीयों ने चाइना से, जब दोनों के बीच रिश्ते खराब हुए थे तो। तो अब जब रिश्ते सुधरने लगे हैं तो ये सब चीज़ें दोबारा से कुछ हद तक नॉर्मल होती हुई नज़र आने वाली है। यहाँ मैं रिमाइंड करा दूँ कि 2026 में ब्रिक्स समिट इंडिया में होने वाला है। तो लगे हाथों
इंडिया ने शी जिनपिंग को इनवाइट कर दिया आने के लिए। मतलब एक दूसरे से रिश्ते सुधारने में दोनों कंट्रीज अभी बहुत बुरी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। चाइना इंडिया के साथ आगे बढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहा है, बट इंडिया जो है वो धीरे-धीरे फूँक-फूँक के कदम रख रहा है, क्योंकि चाइना पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। चाइना पास्ट में भी पीठ में छुरा भोग चुका है, तो इस वजह से बेशक हो सकता है चाइना का इंटेंशन इस बार सही हो, बट वो धीरे-धीरे समझ में आएगा और धीरे-धीरे इंडिया आगे बढ़ेगा। वही इंडिया अभी कर रहा है। जैसे कि कई सारी चीज़ें थी जिस पे अभी डिस्कशन नहीं भी हुआ है। एक तिब्बत वाला मसला जो है, जो इंडिया बार-बार उठाता रहता है, दलाई लामा वाले जो केस है, वो अभी डिस्कशन नहीं हुआ इंडिया और चाइना के बीच में। हालाँकि इंडिया ब्लाइंड फोल्डेडली किसी को फॉलो नहीं करता है। इंडिया ने ना तो ब्लाइंड फोल्डेडली यूएस को फॉलो किया है, जो इंडिया का जहाँ पे इंटरेस्ट फिट बैठता था वहीं पे इंडिया बात मानता है, अदरवाइज़ इंडिया बात नहीं मानता है, जिसको हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बोलते हैं। इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए किसी भी हद तक जाता है। मतलब जो इंडिया को सूट करेगा वहाँ पे इंडिया उस कंट्री के साथ जाएगा। अगर सूट नहीं कर रहा है तो उस कंट्री के साथ इंडिया नहीं जाएगा। जैसे इस केस में अभी जब रक्षा मंत्रियों का जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ चाइना में, तो उसमें राजनाथ सिंह जी भी थे, तो उन्होंने साइन करने से मना कर दिया। कारण ये था कि यहाँ पे राजनाथ सिंह जी का कहना था कि जो हम हो सकता है कि हम बहुत सारी चीज़ों पे चाइना के साथ अब एग्री करने लग गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आँख बंद करके हर बात पे एग्री करेंगे। जो जॉइंट स्टेटमेंट इन्होंने बनाया था, उसमें पहलगाम अटैक को टेररिस्ट अटैक नहीं बताया गया था, और जो बलूचिस्तान के मिलिटेंट्स हैं, जो बलूचिस्तान को फ्री करने के लिए लड़ रहे हैं, इंडिया काफ़ी हद तक जिनको सपोर्ट भी करता है, उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बता दिया गया था। हेंस राजनाथ सिंह जी ने उस पे साइन करने से इनकार कर दिया। तो ये सब चीज़ें दिखाती है कि इंडिया ना सिर्फ केयरफुली ट्रेड कर रहा है चाइना के साथ, मतलब बहुत ही ज़्यादा सावधानी से फूँक-फूँक के कदम रख रहा है, बल्कि इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कहीं से भी हाथ से निकलने नहीं दे रहा है। मतलब इंडिया कहीं भी आँख बंद करके किसी की बात नहीं मान रहा है। अगर इंडिया का यूएस के साथ रिश्ते थोड़े अभी खराब हुए हैं टैरिफ्स वगैरह की वजह से, और चाइना के साथ रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अब चाइना जो भी बोलेगा इंडिया आँख बंद करके मान लेगा। इंडिया अपने इंटरेस्ट को आगे रखते हुए चाइना के साथ डीलिंग करने वाला है, और आने वाले 5 से 10 महीनों में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलेंगे। ट्रेड में देखने को मिलेंगे, बॉर्डर पे भी देखने को मिल सकते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स वगैरह जिसकी सबको ज़रूरत होती है, जिसका 70% जो होल्ड है वो सिर्फ चाइना के पास है, उसमें इंडिया को काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। चाइना मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में बहुत ही आगे है बाकी दुनिया से, तो इससे भी भारत को काफ़ी बेनिफिट होगा चाइनीज़ इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदने में। एंड चाइना को तो वैसे भी बेनिफिट है, क्योंकि चाइना पे जो ट्रेड है इंडिया चाइना के बीच में, वो बहुत ज़्यादा झुका हुआ है चाइना की तरफ। चाइना 100 सवा 100 बिलियन डॉलर इंडिया को देता है, तो इंडिया सिर्फ 15-20 बिलियन डॉलर चाइना को बेचता है। तो ऑब्वियसली चाइना को ज़्यादा फायदा होगा। फिर काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि चाइना के ऐप्स जो मोदी जी ने बैन कर दिए थे एक टाइम पे, हो सकता है वो भी ओपन हो जाए, जिससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बेनिफिट तो चाइना को वैसे ही हो जाएगा। ओवरऑल अगर बोला जाए तो एससीओ समिट में मोदी जी का जाना और बायलैटरल मीटिंग शी जिनपिंग से करना और वहाँ पे पुतिन से भी मुलाकात करना, ये सब चीज़ें कहीं न कहीं एक अलग वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ इशारा कर रही है। मतलब आने वाले कुछ महीनों में ऐसा हो सकता है कि अमेरिका की जो सुप्रीमेसी रही है, डॉलर का जो सुप्रीमेसी रहा है, वो धीरे-धीरे खत्म होता हुआ दिखा रहा है, और आने वाले कुछ समय में हो सकता है कि अमेरिकन सुप्रीमेसी को इंडिया, चाइना, रसिया और कुछ और कंट्रीज़ मिल कर के चैलेंज कर सकें।